आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 137 साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 138 मुलाहिज़ा फरमाए। उसकी जुबान से वो तफसील सुनकर मैं हैरान रह गया। वैसे तो हैरान कुन बात यह भी थी कि उसके जिस्म पर पूरी फौजी वर्दी मौजूद थी जिसमें वो बहुत शानदार लग रही थी, लेकिन उनसे उस बारे में कोई बात किए बगैर हम दोनों उसकी कार में सवार हो गए और स्याह टोटा ग्राउंड को वहीं लावारिस छोड़कर हमारा कारवां आगे बढ़ गया। ब्रिस्ट के बहरी अड्डे की तबाही की खबर से मुझे तुम्हारा पहला सुराग मिला था। चंद सानियों के खुशगवार सकूत के बाद वो बोली, लंदन में शी के करीबी हलकों में यह खबर आम थी कि फ्रेंच गन बोर्ड के हमले ने रोजाली नामी जहाज से खुले समंदर में चंद कैदी पकड़े थे जिन्होंने किसी तरह गन बोर्ड पर कब्जा करके ब्रिस्ट के बेस स्टेशन को तबाह कर दिया और खुद गन बोर्ड समेत गहरे पानियों की तरफ फरार हो गए। उस संगीन हादसे में शी में रेड अलर्ट के हुक्मात जारी कर दिए गए। रोजाली का नाम आने की वजह से मेरा ज़हन तुम्हारी तरफ गया। मुझे अंदाजा था कि अब तुम्हारे खिलाफ सारी मुहिम फ्रांस में बेलैथी की निगरानी में जोर पकड़ेगी, इसलिए मैं फौरी तौर पर पेरिस पहुंच गई। लेकिन मेरे वहां पहुंचने से कबल ही बेलैथी के आदमियों से तुम्हारे तसादुम का आगाज हो चुका था। इस असना में गन बोर्ड का सुराग मिल गया जो चाय तुमने अबुल बहर वालों के हाथ पर्ल बीच पर फरोख्त कर दी थी। शी वालों ने गन बोर्ड पर दोबारा कब्जा करना चाहा, लेकिन खुले समंदर में एक खूनरेज तसादुम के बाद अबुल बहर वालों ने खुद ही उस नादुल वजूद जंगी कश्ती को गरकाब कर दिया। अबुल बहर वालों के साथ तुम्हारे सऊदी की तस्दीक गन बोर्ड के उस हमले ने की थी जो पेरिस पहुंचने पर पकड़ा गया था, लेकिन बेलैथी ने मुझे उनमें से किसी के करीब न जाने दिया। बड़ी जिद्दोजहद के बाद जब मुझे ये मालूम हुआ कि तुम पेरिस के पार्क होटल में मुकीम हो तो मैं वहां पहुंची, लेकिन तुम उससे पहले ही वहां से निकल गए थे। बाद में होटल की निगरानी करने वाले की लाश ने यह साबित कर दिया कि तुम रुपोश जरूर थे मगर पेरिस ही में मुकीम थे। वो गुजरे हुए वाकयात के बारे में अपनी मालूमात का खुलासा दोहरा रही थी और मैं हैरत से उसकी कहानी सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने हमें समंदर में हाँकने के बाद हमारे बारे में उस हद तक बखबर रहने की कोशिश की होगी, लेकिन उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज उसकी सदाकत का आईनादार था। कल रात गए तुमने पेरिस में जो होलनाक खेल शुरू किया वो अब तक एक डरावने ख्वाब की तरह शी वालों के असाब पर सवार है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रही थी, पार्क होटल की निगरानी करने वाले टैक्सी ड्राइवर की लाश के बाद फ्लैट से 3 लाशें मिली, 3 पुलिस अफसर मारे गए और बेलैथी भी बेरहमी के साथ मार डाला गया। तुम यकीन करो कि अब शी पर तुम्हारे नाम की दहशत बैठ गई है। रेलवे स्टेशन की पार्किंग लॉट से बेलैथी की लैंड रोवर दरियाफ्त होने पर लोगों को बड़ी हैरत हुई कि इस कदर संगीन तसादुम के बाद तुम पेरिस से दूर निकलने के बजाय दोबारा शहर में दाखिल हुए थे। ट्रेन के जरिए तुम्हारे फरार की खबर पाते ही जिमी लॉयड ने शी के बड़ों को बता दिया था कि तुम्हारी अगली मंजिल ल्यून होगी, क्योंकि एली नूर तुम्हारे साथ थी और वो उसी इलाके की रहने वाली थी। उन इतलात के बाद मैं जहाज से ल्यून आ गई। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि तुम्हें अपने जुनून से बाज रख सकूं। उस वक्त शी के कुत्ते तुम्हारे लहू के प्यासे हो रहे हैं। हाँ तो ये है कि पिछले 3 दिन से सारी कार्रवाइयाँ और मसरूफियात तर्क करके हर शख्स तुम्हें तलाश करता फिर रहा है और तुम उनके मुकाबले में बिल्कुल तनहा हो। तुम्हारा ज़हन और असाब थक सकते हैं और अपनी किसी गलती के नतीजे में तुम बेमौत मारे जाओगे। तो तुम चाहती हो कि मैं हाथ पैर छोड़कर किसी डरबे में महबूस हो जाऊं ताकि तुम्हारे चहेते जब चाहे मेरे गले में रस्सी का फंदा डालकर मुझे ले जाए? मैंने कहा हरगिज नहीं। तो पुरजोश लहजे में बोली, तुम्हें मुसलसल भागते भागते काफ़ी मुद्दत गुजर गई और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेरा मशवरा है कि तुम 2-3 हफ्तों के लिए अपनी तमाम तर सरगर्मियों को खैरबाद कहकर स्विट्ज़रलैंड चले जाओ और वहाँ आराम करो। सरहद मैं अबूर करवा दूंगी। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो वहाँ तुम्हारी खबरगिरी करेंगे। ये बातें बाद में भी सोची जा सकती हैं। तुमने ये नहीं बताया कि हम तक रसाई कैसे हासिल हुई। मैंने पुरतजस्सुस लहजे में उससे दरियाफ्त किया। मैं यहाँ आई तो हर तरफ सन्नाटा था। अलबत्ता शी वालों को तुम्हारी तरफ से चौकन्ना कर दिया गया था। फिर शाम टले अचानक खबर आई कि काफ़ी हाउस के सामने एली नूर मार दी गई है। फ़ौरन जाए वारदात पर पहुंची जहाँ काफ़ी हाउस में लुसीला नामी एक लड़की की लाश भी दरियाफ्त हुई थी। फिर मेरे ही सामने पुलिस हुकाम ने एली नूर की जामा तलाशी लेकर उसके होटल का पता बरामद किया और फौरी कार्रवाई का फैसला कर लिया। उस मरहले पर तुम्हें फ़ोन करना खतरनाक हो सकता था, लिहाजा मैंने होटल पहुंचकर तुम्हारे कमरे का महल वकूअ देखा और पिछली सब से दूरबीन की मदद से जायजा लिया तो तुम दोनों बंदरों की तरह दीवार से लिपटे ऊपर जा रहे थे। तुम दोनों के गायब होते ही मैं एक तवील चक्कर काट कर होटल के सामने आई। मुझे अंदाजा था कि अब तुम कोई कार चुराओगे, लेकिन मुझे चंद सानियों की ताख़ीर होगी। मैं पहुंची तो तुम पार्क लॉट से वो स्याह कार बाहर सड़क पर निकाल रहे थे, लिहाजा मैं तुम्हें छेड़े बगैर तुम्हारे पीछे हो ली, क्योंकि उस वक्त तक होटल पर पुलिस धावा बोल चुकी थी। किस्मत की बात है कि तुम यूं अचानक हमसे टकरा गई। मैंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, वरना हमें तो फिक्र थी कि सजनबी शहर से निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करें। ये बताओ कि एली नूर वहाँ किसके साथ थी? मेरे ही साथ गई थी और बाहर मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। दरअसल वो शी के लिए काम करने से पहले जिमी लॉयड की किंग लाइन्स में मुलाजमत करती रही थी और उसी के मशवरे पर काफ़ी हाउस में जिमी लॉयड की सेक्रेटरी से मैं मिलने गया था।
जिसे मेरे बारे में पहले से हदायत मिली हुई थी और वो मुझे पुलिस के हवाले करने पर तुली हुई थी। एलिनोर के दीदा दलीराना कत्ल पर काफी हाउस में भगदड़ मची तो मैं मुश्किल उसे ठिकाने लगाकर वहां से जिंदा निकल सका, पर न इस वक्त किसी हवालात की हवा खा रहा होता। तुम्हें बीम गन कहाँ से मिली? उसका लहजा तजस्सुस अमेज था। यह हथियार तो अभी तक मुझे भी नहीं दिया गया। गन बोर्ड के कप्तान से हासिल की थी। चेताम से ल्यून तक की उस तवील भागदौड़ के नतीजे में यह बात अब पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि किंग लायंस का मालिक और चीफ का सरबराह एक ही शख्स के दो रूप है। मैंने कहा, और अब जिमिलाइड की तलाश में इधर उधर भटकने के बजाय हम रास्त किंग लायंस को निशाना बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ आराम के बाद वीरा ने लुकमा दिया। आराम भी कर लिया जाएगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे बदन पर यह फौजी वर्दी कैसे नजर आ रही है? नीम फौजी कह सकती हो। फ्रांस की एंटी नार्कोटिक्स रिजर्व फोर्स में मैं एजाजी मेजर के ओहदे पर फाइज हूँ। इस वर्दी की वजह से मुझे बहुत से कानूनी इख्तियारात और रायतें मिल जाती हैं। इसी वर्दी की वजह से मैं बर वक्त तुमसे आ मिली हूँ, पर नाम लोगों को तो पुलिस वालों ने एलिनोर की लाश के करीब तक नहीं जाने दिया था, जबकि मैं कार्ड बरामद होने तक तफ्तीश में पूरी तरह शामिल थी। मैं महज अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाकर यूरोप के किसी भी मुल्क में दाखिल हो सकती हूँ। ये शीखर रसूख का एक अदना कमाल है। और वर्दी में नाम क्या होता तुम्हारा? मैंने उससे चिढ़ाने वाले लहजा में कहा, मेजर वीरा लाइट। वो फखरिया लहजा में बोली, मैं तुम्हारी तरह नाम बदलने की आदी नहीं हूँ। फिर चौंक कर बोली, अरे हाँ, रोजाली का क्या अंजाम हुआ था? बेचारा स्लाइड आज तक उसकी तरफ से फिक्रमंद है कि उसे क्या हादसा पेश आया था। तो उसे हादसे की खबर मिल गई थी? मैंने हैरत से पूछा। नहीं। वो बोली, कई रोज बाद रोजाली के हमले की फूली हुई लाशें साहिल से निकली तो अंदाजा लगाया गया कि वो बदनसीब जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया होगा। गनबोट वालों ने उसे रिमोट कंट्रोल डायनामाइट चार्ज से उड़ाया था। मैंने क़यामत के उन लम्हात का तसव्वुर करते हुए कहा, इस तरह वो खुले समंदरों में अपनी मनमानी कार्रवाइयों का पर्दा बरकरार रखना चाह रहे थे। फिर तुमने उन सब को कैसे आराम कर लिया? सुना है कि गन बोर्ड के ही दिन तुम्हारे चार्ज में रही है। सिल्वर आई, मैंने फखरिया लहजे में कहा। तुम्हें याद है कि मैंने डेल्टा कैंप से रवाना होते ही वो जादुई सिक्का तुमसे किसी बुरे वक्त के लिए लिया था। कैद होने के बाद वही मेरे काम आया और मैं बिला मुजाहमत उनका आई मैन बन बैठा। कमाल है कि उसका जिक्र कहीं सुनने में नहीं आया। वो हैरत से बोली, शायद अब बात फैल जाए क्योंकि बेलएथी मारा जा चुका है। दरअसल गन बोर्ड का सारा अमला उसकी निजी कैद में था और वही असल वाकयात से वाकिफ था। वो खुद भी आई मैन था, इसलिए एक सिक्के की चोरी के राज से वाकिफ था। उसने दूसरों को इस बात की हवा भी नहीं लगने दी थी। बेलएथी के कत्ल के बाद अब तुम्हारे पास 2 सिक्के हो गए होंगे। वो पुरस्जाक लेजम बोली। उम्मीद यही थी, लेकिन बेलएथी को अपने असर सूख पर इतना एतमाद था कि वो सिल्वर आई अपने साथ नहीं रखता था। मरने के बाद उसकी जामा तलाशी भी ली, लेकिन सिल्वर आई ना मिल सकी। वैसे वो मरदूद भी हकीकी मानों में एलिनोर का ही शिकार हुआ था। मैंने तो बस उसकी रस्मी कार्रवाइयों को पूरा किया था। वीरा के इस्तफसार पर मैं उसे बेलएथी के जहन्नम वासूल होने का किस्सा सुनने लगा। वीरा से हमारी वो मुलाकात एक तवील वक्फे के बाद हुई थी और उस दौरान में नहायत तेज रफ्तारी के साथ मुतअद्दिद ऐसे अहम वाकयात रुनमा हो चुके थे जिनकी तफसीलात जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा मुस्तरिद थी। इसलिए ड्राइविंग करते हुए कुरीद कुरीद कर मुझसे सवालात करती रही और मुझसे गुजरे हुए वाकयात से आगाह करता रहा। हम जा किधर रहे? हमारी गुफ्तगू में वक्फा आते ही सुल्तान शाह अपनी तवील खामोशी से उकताकर आखिरकार बोली पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक कार लियोन की रोशन सड़कों को पीछे छोड़कर एक वीरान और तारीख शाहराह पर काफ़ी दूर आ चुकी थी। इरादा मोंट ब्लांक के सरहदी इलाके का था, जो यहाँ से मशरक में स्विस सरहद पर 1 घंटे की मुसाफत पर है। लेकिन अब उसे मुलतवी करके हम जनूब में मारसेल्स के बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं। वीरा ने कहा, वक्त की बात करो, अगर सफ़र तवील है तो मैं इसी सीट पर सो लूँ। हमारी मुसलसल गुफ्तगू से सुल्तान शाह उकताहट का शिकार होने लगा था, वरना उसके सोने का वक्त नहीं था। हमें 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, तुम चाहो तो इत्मीनान से सो सकते हो। वीरा ने उसे जवाब दिया और फिर मुझसे मुखातब होगी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे साथ पेश आने वाले हर वाक़े की जुज़वियात जानना चाहती हो। अभी तक तो तुम्हारी ही जिरा चल रही है, अब कुछ मेरे भी सवाल हैं। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम क्या पूछोगे। वो निदामत अमेज़ लहजम बोली, मैं उस घड़ी को कोसती हूँ जब मैंने गजाला को कराची से लंदन भेजने का फैसला किया था। वो अभी तक मेरे हाथ नहीं आ सकी, लेकिन उसका मुहम साहब बिलवास्ता सुराग ज़रूर मिला है। वो क्या? मैंने इश्तियाक और इसराब के आलम में सवाल किया। लंदन, उसके मज़ाफ़ात और लेक डिस्ट्रिक्ट में मंशियात का कारोबार करने वाले आजकल बहुत ज़्यादा हरासा हैं, क्योंकि एक औरत ने उनके अड्डों पर तबाही नाजल की हुई है। शायद गजाला ने तुम्हारे मिशन को अमली तौर पर अपना लिया है। शी के 3 आदमी भी उसका निशाना बने हैं। वो स्याह नकाब में नमूदार होती है, खुद को ब्लैक क्वीन कहती है और तबाही मचाकर किसी नुकसान से दुचार हुए बगैर छलावे की तरह गायब हो जाती है। शायद ये कहानी तुमने मुझे दिलासा देने के लिए तराशी है। मैंने तल्ख हंसी के साथ कहा, यह मारदार गजाला जैसी नाजुक अंदाम 10 बार मर कर भी ना कर सकेगी। वो अपना दिफा करती रहे तो इसी को उसकी बड़ी कामयाबी समझूंगा। ये मेरा एक मोहम सा ख्याल है। ये मैंने पहले ही कह दिया था। जिन लोगों का उससे बराह रास्त सामना हुआ है उनका ख्याल है कि वो स्याह फाम नस्ल की कोई बागी लड़की है जिसका लबो लहजा बहुत ज़्यादा तुंद है।
मेरी समझ में नहीं आता कि उसके लिए मैं क्या करूं, उसे कहां तलाश करूं। मैंने बेबसी और मायूसी के साथ कहा, तुम यकीन करो कि मेरे बतेरे आदमी शब रोज़ उसकी तलाश में मसरूफ़ है। ची में अपने इख्तियारात बहाल होने के बाद मैंने तंजीम के कई आदमियों को भी उस काम में लगा दिया है, लेकिन नतीजा हासिल करना मेरे बस से बाहर है। मेरे नज़दीक अहमियत सिर्फ नतीजे की होती है। मैं जथाम से पेरिस, फिर वहाँ से लियोन आया। कुछ कश तो खून हुआ और अब मैं बाहिफाजत बाहर निकल आया, लेकिन मेरी निगाहों में से सारी भाग दौड़ और खून रेजी राय कहाँ गई, क्योंकि इस दौरान में जिमी लाइट को बराह रास्त कोई नुकसान न पहुंचा सका। इस ख्याल में ना रहना कि तुम लियोन से बाहिफाजत निकल आए हो, जहाँ पुलिस के मवासलाती ज़राए काबिल रश्क हद तक तरक्की याफ्ता है। कुछ पता नहीं कि कहाँ चेकिंग का सामना करना पड़ जाए। मेरी दानिस्त में उसने नहायत खूबसूरती के साथ मौजू तब्दील करने की कोशिश की थी, जिसे मैंने दानिस्ता कामयाब होने दिया। चेकिंग के वक्त तुम्हारी वर्दी किस काम आएगी? वर्दी तो ज़रूर काम आएगी, लेकिन मैं बीम गन और एक्सप्लोडर जैसे असलहे की मौजूदगी का कोई जवाब नहीं दे सकूंगी। किसी से सामना हो गया तो कोशिश करना होगी कि तलाशी के बगैर गुलखुलासी हो जाए। वैसे सुल्तान के थैले में क्या है? गन बोट, मैंने बेसाख्ता कहा और वह चौंक पड़ी, जिस पर मैंने हंसते हुए अपनी बात की वजाहत की। गन बोट हमने दस्तावेजात के बगैर महज कब्जे की बुनियाद पर फरोख्त की थी। उस थैले में बची हुई वही रकम मौजूद है जो लाखों डॉलर पर मुश्तमिल है। मेरा ख्याल है कि इस पूरी मशक में जिमी लाइट को हमसे बस यही एक जिक पहुंची है। जिक तो तुम उसे बार बार देते रहे हो। लियोन के होटल से तुम्हारे यूं फरार होने पर भी वो अपने बाल नोचता रह गया होगा। हर अनापरस्त की तरह वो भी हर बात को जाती सतह पर लेता है। इसे तुम उसकी तंग नजरी भी कह सकती हो। ये नुकसानात तो शी के लामहदूद असासों के मुकाबले में कोई भी वक़्त नहीं रखते। तुम तसव्वुर नहीं कर सकती कि कराची में शी ने मुझे कैसे कैसे चिरगे लगाए हैं। मेरी फैक्ट्री को आग लगवा दी गई, आलीशान मकान तबाह कर दिया गया। इन लोगों ने मुझे कोड़ी कोड़ी का मोहताज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना अख्तियार तो मुझे भी है कि तुम पाकिस्तान पहुंच गए तो मैं शी के वसाइल से ही तुम्हारे सारे नुकसानात का अजाला कर दूंगी। तुम्हें उस पर मलाल नहीं करना चाहिए। तुम मुझे और मेरे मिशन को बद्दुआ दे रही हो। मैंने सख्त लहजे में कहा और उसके इस्तफसार पर बोला, मैं अपने मुल्क से शी की तबाही के मिशन पर निकला हूँ और तुम ये सोच रही हो कि मेरी वापसी पर शी के धंधे उसी तरह चलते रहेंगे। सच पूछो तो मुझे ना तुम्हारे मिशन से दिलचस्पी है ना शी के मुफादात से। वो दो टोक लहजे में बोली, मैं तो सिर्फ अपने बाप तक रसाई की ख्वाहा हूँ, ताकि उसका गिरबान थाम कर उससे सवाल कर सकूं कि उसमें और एक कंधे सुअर में क्या फ़र्क है, जो दिन में 10 नई माताओं के पास जाता है लेकिन अपनी औलाद को कभी नहीं अपनाता। सिर्फ इसलिए परेशान हो रही हो तो उसका जवाब मुझसे सुन लो। वो मान लेगा कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं और तुम अपने होंठ चाटती रह जाओगी। ऐसा हुआ तो तुम लिख कर रख लो कि वो मेरे ही हाथों मारा जाएगा और फिर शी वाकई शी बन जाएगी, क्योंकि इसे मैं चलाऊंगी और अपनी तरफ उठने वाले हर हाथ को बेरहमी से कलम कर दूंगी ताकि दूसरे उससे इब्रत हासिल कर सके। उसी लम्हे अचानक ही मुझे एक रूह फरसा ख्याल आ गया, जो वीरा से मुलाकात की खुशी में उस वक्त तक मुझे नहीं सूझा था। तुम बता रही थी कि इसी वर्दी में तुम एलिनूर की लाश के आसपास मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ कि शी वाले लियोन में तुम्हारी मौजूदगी से अच्छी तरह न सिर्फ वाकिफ हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि तुम रिजर्व फोर्स की वर्दी इस्तेमाल कर रही हो। ठीक है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? ज़रा खुलकर बात करो। बात बिल्कुल खुली खुली और सामने की है। जिमी लाइट हमारे साथ तुम्हारी हमदर्दियों से बड़ी हद तक वाकिफ है, बल्कि शायद मुझे तुम्हारा आशिक समझता है। होटल से हमारे गायब होने के बाद जब लियोन में तुम्हारा सुराग नहीं मिलेगा तो वह वाकयात की कड़ियाँ मिला लेगा। ये समझ लो कि हज़ारों औरतों की भीड़ में तुम जैसी बावर्दी औरत अलग पहचान दी जाएगी और तुम्हारी वजह से हम भी बेमौत मारे जाएंगे। तुम्हारी ये तरादार यूनिफॉर्म हमारे लिए जाल साबित हो सकती है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि जिमी लाइट लियोन के इतराब में अपने लोगों को मेजर वीरा लाइट के पीछे लगा देगा? नहीं, बल्कि ये कहेगा कि मेजर वीरा लाइट के दोनों साथियों को पकड़ लिया जाए और मेजर की एक न सुनी जाए। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये वर्दी उतार दूँ? वाकई अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है। कानून के मुहावजों को चकमा देने के लिए वर्दी ज़रूरी है और अपनों से बचने के लिए वर्दी उतारना पड़ रही है। मेरे पास तो कोई दूसरे कपड़े भी नहीं है जो वर्दी की जगह पहन सकूं। इस आम नुक्ते को मैं भी अभी तक भूली हुई थी। अब यही हो सकता है कि तुम टोपी और सारे शनाख्ती निशानात उतार कर अपना कोट सुल्तान शाह से बदल दो। पुलिस वालों से सामना हुआ तो तुम अपना शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर सकोगी। वीरा ने सख्ती से ब्रेक लगाते हुए कार सड़क के किनारे रोक दी। सुल्तान शाह बेदार था, लिहाजा नाचार उसको अपना कोट बदन से उतारना पड़ गया। चाहो तो पतलून डैनी से बदल दो, तुम दोनों के साइज खासे मिलते जुलते हैं। उसने अपना कोट वीरा की गोद में उछालते हुए नंदासी आवाज में कहा। यह तो खासा बोलने लगा है। वीरा ने अपना कोट उतार कर सुल्तान शाह का कोट पहनते हुए कहा, मालूम होता है कि यहाँ की आबो हवा रास आ गई है। खिलाफे तवक्का सुल्तान शाह कुछ न बोला। उसने सीट पर दराज होकर वीरा का गर्म कोट कंबल की तरह अपने बदन पर डाल लिया था। उस मुख्तसर से वक्फे के बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ तो माहौल काफ़ी बोझल था। सुल्तान शाह खामोशी के साथ सोने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ था और हम दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। वक्त गुजारी के लिए मैंने सिगरेट सुलगाई तो वो वीरा ने मांग ली और मैंने सिगरेट सुलगाने के बजाय कुसलमानाना अंदाज में पुश्तगाह से टेक लगाकर ऊँगने लगा और फिर रफ्ता रफ्ता मेरे जहन पर कानूदगी तारी होती चली गई।
वीरा के झंझोड़ने पर मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो हमारी कार सड़क पर एक बड़ा मोड़ काट रही थी और आगे अंधेरे में सड़क के किनारे कोई पेट्रोलिंग कार खड़ी हुई थी, जिसकी पार्किंग लाइट्स के साथ ही छत पर लगी हुई गर्दिशी बत्ती भी रोशन थी। वही सड़क के तकरीबन वस्त में बड़े बड़े सुर्ख शीशों वाली एक बत्ती भी रखी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो कोई चेक पोस्ट थी जहाँ रुकना लाजमी था। हमारी कार को देखते ही उन्होंने सानिया भर के लिए अपने हेडलैम्प्स चमकाकर हमें गोया अपनी मौजूदगी और मुद्दा का एहसास दिलाया और वीरा ने कार की रफ्तार कम करना शुरू कर दी। शीके करिंदे लाख बेखौफ और कानून शिकन से, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो यूं मेन सड़क ब्लॉक करने की जुरात नहीं कर सकते। मुझे इत्मीनान था कि हमारा वास्ता पुलिस से पड़ने वाला था, जिसे वीरा अपने रिजर्व फोर्स वाली शनाती कार से मरूब कर सकती थी। वीरा ने अपनी कार आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल कार के सामने रोक दी और हेडलैम्प बुझा दी। उस कार की तरफ से फौरन ही दो बावर्दी पुलिस अफसर दोनों तरफ से हमारी समत में आए और हमने अपने शीशे उतार दिए। मेजर वीरा लाइट। वीरा ने अपनी समत वाले अफसर से बावकार लहजे में अपना तारुफ करवाते हुए अपना शनाती कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह मेजर। अफसर के मुंह से तहय्युर अमेज आवाज निकली और मैं बेआरामी से अपनी निशिस्त पर पहलू बदल कर रह गया। मैं भांप चुका था कि उस वक्त कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो चुकी थी। अफसर ने टार्च की रोशनी पर वीरा का कार्ड देखा और फिर उसका दरवाजा खोलते हुए कतरे सख्त लहजे में बोला, अफसोस है मेजर कि तुम्हें नीचे उतरना होगा। दरअसल यहाँ हमें तुम्हारा ही इंतजार था। कार की तफसीली तलाशी ली जाएगी। ये कहते हुए उसने एहतियातन अपना दाहिना हाथ होल्स्टर में उड़से हुए रिवाल्वर के आईनी दस्ते पर रख लिया था। मैं अपनी जगह सुन्न होकर रह गया। पुलिस अफसर का हुक्म सुनते ही मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई थी, क्योंकि वो सूरत हाल हमारे अंदाजों के बिल्कुल बरक्स थी और मेरे ख्याल में उस वक्त उनकी हुक्म अदूली की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। पुलिस अफसर ने अपने इरादों को इखलाक और खुश कलामी के आड़ में छुपाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि अपने तुन लहजे के जरिए अपने अजाइम का बरमला इजहार कर दिया था। उसने वीरा को कार से नीचे उतरने का हुक्म देते हुए जलती हुई टार्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली और मेरी आंखें चुंदिहा कर रह गई। ये रोशनी मेरी आंखों से हटाओ ऑफिसर। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कदर तलख लहजे में कहा, मैं केबन लाइट चला देता हूँ ताकि तुम आसानी से अंदर का जायजा ले सको। अंग्रेजी में वो अल्फाज अदा करते हुए मैंने लबो लहजा तब्दील किए बगैर अचानक उर्दू में कहा, यूं ही बीमार बने निशिस्त पर पड़े रहो। ये आखिर में क्या कहा तुमने? उस अफसर ने चौंक कर सवाल किया। उस असना में रोशनी मेरे चेहरे से जरूर हटा ली गई थी, लेकिन मेरे ही जिस्म पर मरकूज थी। क्या कहेगा? मुझसे पहले वीरा अंग्रेजी में बोल पड़ी। बेचारा अपने मुकद्दर को कोस रहा है, क्योंकि इसका बीमार साथी अब मजीद ताखीर से अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और रास्ते में इसकी जान खाता रहेगा। ये कहते हुए वीरा अपनी सीट छोड़कर सर्द और खुली हवा में नीचे उतर गई। मैंने भी उसकी तकलीद की और उसी लम्हे सुल्तान शाह की बीमारी जोर पकड़ दी और उसने अजीब दर्दनाक आवाज में कराना शुरू कर दिया, ओ तो कोई पीछे भी है। उसी अफसर ने तजस्सुस आमेज लहजे में वो अल्फाज अदा करते हुए रोशन टार्च समेत अपना सर ड्राइविंग सीट के खुले हुए दरवाजे में दाखिल कर दिया। साथ ही उसकी बुड़बड़ाहट भी जारी रही। वो खुद गुलामी के अंदाज में कह रहा था, मेरी भी खोपड़ी सर्दी से शायद चमकी है। इतला यही मिली थी कि मेजर के साथ गालबन दो गैर मुल्की भी होंगे और मुझे दरअसल इन्हीं दोनों को रोकना था। इससे आगे वो अपनी मादरी जुबान पर आ गया जो मेरी समझ से बाहर थी। सुल्तान शाह ने अपने करीब उसकी मौजूदगी भांप कर तसल्ली के साथ नाक के बल कराना शुरू कर दिया था। ए बाहर निकलो, गाड़ी की तलाशी ली जाएगी। अफसर ने शायद सुल्तान शाह को झंझोड़ते हुए कहा था। सुल्तान शाह के दहाने से एक हल्की सी इसरारी चीख बुलंद हुई, जिसने लम्हा भर के लिए मुझे सहमा दिया। फिर वो अपनी गोरा शाही अंग्रेजी में बोला था, खुदा के लिए मुझे तंग न करो, मेरी जान निकली जा रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। जो कुछ करना है वक्त साया के बगैर मुझे उतारे बगैर ही कर लो। हरगिज नहीं। वो अफसर सख्त लहजे में बोला, कार की तलाशी के साथ तुम्हारी भी तफसीली चामत तलाशी ली जाएगी, जिसके लिए तुम्हारा नीचे उतरना जरूरी है। यह सरासर ज्यादती है। वीरा ने एहतजाज किया, तुम लोग जो चाहो कर लो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी वजह से इस मरीज को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम दोनों को अदालत में घसीट लाऊंगी। हम इस वक्त कानून से आज़ाद किसी जंगल में नहीं बल्कि फ्रांस की सरजमीन पर मौजूद हैं। आखिर उसे तकलीफ क्या है? बाहर मौजूद दूसरे अफसर ने दखल अंदाज होते हुए मुसालहाना लहजा में वीरा से सवाल किया। ये दर्द ज़हन में मुब्तला है। वीरा के लब कुशा होने से पहले ही मैं बोल पड़ा और वो अफसर चौंक पड़ा। उसी असना में टार्च वाला भी कार से बाहर निकला था और मुझे खुश मनाक निगाहों से घूरने लगा था। जिम्मेदार सरकारी अफसरों से घटिया मजाक करते हो? वो तल्ख और मुलामत अमेज लहजे में बोला, ये न भूलो कि फ्रांस में अगर शहरियों को कुछ हकूक हासिल हैं तो सरकारी एहलकारों को भी बेतेरे इख्तियारात मिले हुए हैं। तुम्हारी इस सरजा सराई पर मैं तुम्हें कानून का मजाक का उड़ाने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। इख्तियारात की फरावानी ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिसास बना दिया ऑफिसर, मैंने संजीदगी के साथ कहा, वरना मैंने सिर्फ हकीकत समझाने की कोशिश की है। तुम अब भी मुसर हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूँ? वो गुस्से में मुस्कुराया। ये तस्लीम कर लूँ कि अब मर्द भी बच्चे जनने लगे हैं और उन्हें भी औरतों की तरह दर्द ज़े जैसे मराहिल से गुजरना पड़ता है। ओह, तुम मेरी बात के लफ्ज़ी मफहूम में उलझ गए, मैंने मायूसाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। वो अल्फाज मैंने अपने साथी की
अजियत की शिद्दत वाजे करने के लिए इस्तेमाल किए थे, वरना दर हकीकत उसकी सिर्फ नाफ गई हुई है और नाफ चले जाने पर मरोड़ और दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अच्छा भला आदमी किसी जच्चा की तरह उठने बैठते बल्कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हिलने जुलने से भी माजूर हो जाता है। ये उससे भी अजीब बात है। वो मेरा मजाका उड़ाते हुए बेरहमाना लहजा में बोला, नामौलूद बच्चों की नाफ का जिक्र जरूर सुना जाता है, लेकिन इतने पले हुए मुस्टंडों की नाफ मेरी समझ से बाहर है। और हाँ, ये चली कहाँ जाती है? मैं यही कह सकता हूँ कि काश तुम भी कभी इस तकलीफ से गुजरो। मैंने उदासी के साथ कहा, नाफ बस पेट में अपनी जगह से खिसक जाती है, कभी कभार किसी नले में घुस जाती है। ओहो, ये वही तकलीफ है ना जो बाज़ लोगों को बोझ वगैरह उठाने से लाक हो जाती है। अचानक वीरा मुझसे मुखातब होगी तो उसके लहजे में बला की दिलचस्पी होत कर आई थी। एशिया के मुल्कों में मैंने अमूमन इस बीमारी का जिक्र सुना है, लेकिन जदीद मेडिकल साइंस तो सिरे से इसे तस्लीम ही नहीं करती। फिर इसका इलाज किस तरह होता है? इसका इलाज बड़ा मदहक्का खेज होता है। कोई दाई या पहलवान जब तक मरीज के सीने पर सवार होकर मरीज के पेट के बाद मखसूस अजलात की मालिश न करे, नाफ अपनी जगह वापस नहीं लौटती। फ्रांस में दाइयाँ नहीं होती और पैरामेडिकल स्टाफ ऐसे जिस्मानी तशद्दुद पर यकीन नहीं रखता। हमारे पहलवान भी बस मैदान में रेसलिंग करते हैं, टूट फूट की सूरत में एलोपैथिक माहिरीन से ही रजू करते हैं। फिर भला तुम इसका इलाज कहाँ करवाओगे? वीरन दोनों पुलिस अफसरों की मौजूदगी को बुरी तरह नजरअंदाज करते हुए तशवीश से लहजे में मुझसे सवाल किया। फिर मुझ ही को शीशे के एक गिलास के अंदर स्पिरिट की फुरेरी फेर कर उसे दिया स्लाइस दिखाना होगी। फिर शोला भड़क कर मालूम होते ही गिलास इसके पेट पर ऊंधा करना होगा। इस तरह गिलास में पैदा होने वाला खला पेट की जिल्द को गिलास में खींच लेगा। उस अजलाती तनाव में नाफ अपनी जगह लौट आएगी। मैंने पूरी संजीदगी और इन्माक के साथ वीरा को मुतबादल तरीका इलाज समझाते हुए कहा, और गिलास यूं ही मरीज के पेट से चिपका हुआ रह जाएगा। दूसरा पुलिस ऑफिसर गैर इरादी तौर पर सवाल कर बैठा, नहीं, शीशे के गिलास की अफादीज यही होती है कि चंद मिनट बाद उसे हल्की सी जरब लगाकर मरीज को जख्मी किए बगैर एहतियात से तोड़ा जा सकता है और पेट नॉर्मल हो जाता है। बाज़ औक़ात यही अमल मरीज के साथ कई बार दोहराना पड़ता है, तब कहीं नाफ अपनी जगह वापस लौटने पर आमादा होती है। मैंने उसे समझाना चाहा। ये तुम किन खराफात में उलझ गए? टार्च वाला भिंदा कर अपने साथी पर बरस पड़ा। ये सब बकवास है। ये लोग हमारा वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम नादानिस्तगी में इनसे ताउन के मुर्तकिब हो रहे हो।